जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। श्वसन तंत्र में आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। कहने का मतलब मानव में किस तरीके से श्वसन लिया जाता है और किस तरीके से उस श्वसन, कहने का मतलब जो मानव होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन लेता है और CO2 का त्याग करता है। आपको मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में। दोस्तों हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, किस तरीके से मानव श्वसन लेता है और दोस्तों किस तरीके से जो हमारे ली गई जो ऑक्सीजन है उसका किस तरीके से बाहर त्याग करता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ। जो श्वसन होता है, जो श्वास लेते हैं हम नाक से लेते हैं। किससे लेते हैं दोस्तों? नाक से लेते हैं। और नाक में दोस्तों जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसे कहा जाता है दोस्तों बाह्य नासा छिद्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाह्य नासा छिद्र। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बाह्य नासा छिद्र कहा जाता है। और जो बाह्य नासा छिद्र है इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 2। दोस्तों श्वास हम इनके द्वारा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अंदर पार्ट होता है, हमारे नाक के अंदर का जो पार्ट होता है दोस्तों, ये वाला जो अंदर होता है दोस्तों उसका उसे कहा जाता है नासा कक्ष। यानी नाक के अंदर का जो भाग होता है दोस्तों उसे कहा जाता है नासा कक्ष। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नासा कक्ष। इस नासा कक्ष में दोस्तों 2 चीजें पाई जाती है। एक पाई जाती है दोस्तों रोम, जो आपको दिख रही है, जिसे बाल के समान दोस्तों जो बाल दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, इन्हें ही दोस्तों रोम कहा जाता है। एक तो पाई जाती है दोस्तों रोम, और दूसरी पाई जाती है दोस्तों श्लेष्मा ग्रंथि। दूसरी क्या पाई जाती है दोस्तों? श्लेष्मा ग्रंथि। दोस्तों ये जो रोम होती है ना दोस्तों, जो नासा कक्ष होता है, ये नासा कक्ष हमारे द्वारा जो वातावरण से जो हम लेते हैं ना दोस्तों, जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन तो क्या दोस्तों जो वातावरण से, तो दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑर्गन भी होते हैं दोस्तों, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। उन सबको दोस्तों हम, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं सांस के द्वारा। जो वातावरण में उपस्थित जो गैसें होती है दोस्तों उन्हें ही हम दोस्तों श्वास के रूप में लेते हैं। लेकिन जो हमारी मेन बॉडी में जो कार्यरत होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन होती है। हम ऑक्सीजन को तो ले लेते हैं और CO2 का त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों जो वातावरण में दोस्तों जो वायु है, उस वायु को जब हम अंदर लेते हैं तो दोस्तों जो नासा कक्ष है, इस नासा कक्ष में नासा कक्ष के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें दोस्तों 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एक होता है रोम और एक होता है श्लेष्मा ग्रंथि। दोस्तों ये क्या करते हैं? जो धूल के कण है उन धूल के कणों को रोकते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? धूल के कणों को रोकते हैं। और दोस्तों होता क्या है, जो श्लेष्मा ग्रंथि है ना, इस श्लेष्मा ग्रंथि के सूजन आने पर दोस्तों अपने नाक में क्या हो जाती है दोस्तों? जुकाम हो जाती है। इस श्लेष्मा ग्रंथि के नाक बंद हो जाती है दोस्तों। इस श्लेष्मा ग्रंथि में सूजन आ जाने पर क्या होता है? इस श्लेष्मा ग्रंथि में सूजन आने पर क्या होता है दोस्तों? जुकाम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले मैंने श्वसन ली बाह्य नासा छिद्र के द्वारा। उसके बाद में बाह्य नासा छिद्र जो खुलता है नासा कक्ष में खुलता है दोस्तों। और नासा कक्ष के बाद में जो हमारा नासा कक्ष जो खुलता है वो खुलता है ग्रसनी में। किस में खुलता है दोस्तों? ग्रसनी में खुलता है। किस में खुलता है दोस्तों? ग्रसनी में खुलता है। और दोस्तों ग्रसनी में होता क्या है, और ग्रसनी जो खुलती है दोस्तों वो खुलती है श्वसन नलिका में। किस में? श्वास नली में। किस में खुलती है दोस्तों? ग्रसनी जो खुलती है वो खुलती है श्वास नली में। किस में खुलती है? श्वास नली में। दोस्तों होता क्या है, जब हम भोजन को लेते हैं तो ग्रसनी खुल जाती है गर्शिका में। गर्शिका कहा जाता है दोस्तों भोजन नली को। और दोस्तों जब हम सांस लेते हैं, आपने देखा होगा जब हम कभी भी श्वास लेते हैं दोस्तों, तो एक साथ में या तो हम खाना खा सकते हैं या फिर भोजन कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम भोजन खा रहे हैं तो गर्शिका में खुलेगा दोस्तों ये ग्रसनी। अब दोस्तों अगर अपन श्वास ले रहे हैं तो ये ग्रसनी होती है ना दोस्तों, ये ग्रसनी खुलती है श्वास नली में। दोस्तों ग्रसनी होती क्या है? तो ग्रसनी की बात की जाए तो ये भोजन व श्वसन मार्ग का चौराया होता है। क्या होता है दोस्तों? जो ग्रसनी होती है ये क्या होता है? भोजन व श्वसन मार्ग का चौराया होता है। तो दोस्तों जो ग्रसनी, जब हम श्वास लेते हैं तो ग्रसनी खुलती है श्वास नलिका में। ये जो ग्रसनी है दोस्तों, ये ग्रसनी कहाँ खुलती है? ये ग्रसनी खुलती है श्वास नली में। श्वास नली में।
और दोस्तों जो श्वास नली का स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है कंठ। वो क्या होता है दोस्तों? कंठ। श्वास नली का जो जिससे हम बोलते हैं दोस्तों, जो वाणी का एक जो वाणी जिससे वाणी प्राप्त होती है हमें, जो जो श्वास नली का जो प्रथम पॉइंट होता है वो होता है कंठ। अब देखिए दोस्तों, ये श्वास नली होती है ना, इस श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है दोस्तों, एक गेट पाया जाता है। इस गेट को कहा जाता है दोस्तों ग्लोटस। श्वास नली के ऊपर जो गेट पाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? ग्लोटस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लेना अपनी कॉपी में। श्वास नली के ऊपर जो गेट पाया जाता है दोस्तों उसे ग्लोटस कहा जाता है। और दोस्तों इस गेट के ऊपर, श्वास नली के जो गेट है ग्लोटस है, इस ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है दोस्तों। ये ढक्कन, इसी ढक्कन को कहा जाता है दोस्तों एपिग्लोटस। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटस। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटस कहा जाता है। दोस्तों ये एपिग्लोटस कौन है और इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों जो एपिग्लोटस है ये क्या करता है? श्वास नली में भोजन आने पर भोजन के जो कण हैं दोस्तों उनको रोकता है श्वास नली में आने से। आपने देखा होगा जब हम भोजन खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर बोलते हैं, हंसते हुए खाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कभी कभी हमारी श्वास नली में दोस्तों भोजन के कुछ कण चले जाते हैं जिससे हमें खांसी आती है। जो खांसी आती है ना दोस्तों कभी खाते खाते समय, वो यही कारण होता है कि श्वास नली में हमारा भोजन पहुंच जाता है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भोजन और श्वसन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो हम भोजन खा सकते हैं या फिर श्वास ले सकते हैं। तो दोस्तों जो एपिग्लोटस होता है इसका कार्य यही होता है कि भोजन के अणुओं को श्वास नली में आने से रोकता है। इसे दोस्तों शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, उसका यही तो कार्य होता है कि जिस तरह रोड में, सड़क पर अलग अलग दिशा में साधन जाते हैं, उसको इधर जाने से रोकता है, राइट या लेफ्ट जाने से रोकता है। उसी तरीके से दोस्तों जो ये एपिग्लोटस होता है ये क्या करता है? भोजन को भोजन मार्ग में और दोस्तों श्वास को श्वसन मार्ग में जाने देता है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन का भी यही कार्य होता है दोस्तों, जो व्यक्ति जिस तरफ जा रहा है उसको उस तरफ जाने में दिशा प्रदान करता है। बात आपको अच्छे से समझ में आई? अब दोस्तों होता क्या है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो श्वास नली का गेट होता है उसे ग्लोटस कहते हैं, और जो ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन नुमा आकृति पाई जाती है दोस्तों उसे एपिग्लोटस कहा जाता है। ये एपिग्लोटस का कार्य होता है, ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है जो हमारा भोजन है दोस्तों उस भोजन को श्वास नली में आने से रोकता है। अब दोस्तों बात क्या होती है, जो श्वसन नली है ये श्वसन नली दो भागों में बट जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो श्वसन नली है वो दो भागों में बट जाती है, जैसे एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। जब दो भागों में बट जाती है दोस्तों तो इसे कहा जाता है श्वसनी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है श्वसनी। इसे क्या कहा जाता है? श्वसनी। सॉरी, एक मिनट रुकना। इसे कहा जाता है दोस्तों श्वसनी। जब श्वास नलिका दो भागों में बट जाती है दोस्तों तो उसे श्वसनी कहा जाता है। उसके बाद में भी दोस्तों फिर क्या करती है, श्वसनी होती है ना, ये श्वसनी भी दो दो भागों में फिर दोबारा बट जाती है। जैसे कि ये रहा, जैसे ये गई और ये गई, उसके बाद में दोस्तों एक जॉइंट ये गया, एक जॉइंट ये गया, एक जॉइंट ये गया, एक जॉइंट ये गया। तो दोस्तों जो ये वाला पार्ट है फिर दोबारा दो दो भागों में बढ़ती है दोस्तों, ये श्वसनी होती है, उसे कहा जाता है श्वसनिका। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है श्वसनिका। पहले दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि जो श्वास नली होती है वो दो भागों में बढ़ती है, उसे कहा जाता है श्वसनी। फिर श्वसनी भी दो दो भागों में बढ़ जाती है दोस्तों, उसे श्वसनी का कहा जाता है। फिर श्वसनी का होता क्या है, इस तरह की आकृति में बढ़ जाती है दोस्तों, बहुत सारी इस तरह की आकृति में बढ़ जाती है। जो ये थैले के समान जो आकृति होती है दोस्तों, ये थैलीनुमा एक प्रकार की फूली हुई संरचना होती है। थैलीनुमा जो संरचना होती है दोस्तों बहुत सारी इस तरीके से भागों में बढ़ जाती है। इन्हें कहा जाता है दोस्तों वायुकुपिका। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वायुकुपिका। और दोस्तों ये वायुकुपिका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है दोस्तों ये वायुकुपिका ही है। जो श्वसन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों वो क्या है? ये वायुकुपिका ही है। दोस्तों अपन लेते हैं दोस्तों, जो से श्वास लेते हैं तो हमारे जो श्वास आती है दोस्तों, श्वास में जो वातावरण जो वायु उपस्थित होती है उसी को तो लेते हैं हम, तो वो आती है फेफड़ों में, और फेफड़े में आने के पश्चात दोस्तों वापस जाने का जो वापस फेफड़ों से ही निकल जाती है।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि फेफड़ों तक ही आकर वायु सीमित, जो हमारी जो गैसें है वातावरण में उपस्थित, जो फेफड़ों तक आकर ही सीमित रह जाती है, नहीं। उसके बाद में दोस्तों श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो दो तरीके से होती है, एक बाह्य प्रकार से होती है और एक अंत्य प्रकार से होती है। दोस्तों वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आज मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य जो मानव में श्वसन किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ पर होकर निकलता है, किस किस जगह से होकर के हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों सिर्फ मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है आज सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं दोस्तों आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ। मैं एक बार फिर से दोबारा रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले हम जब श्वास लेते हैं दोस्तों वो बाह्य नासा छिद्र से लेते हैं। किसे लेते हैं दोस्तों? बाह्य नासा छिद्र से। और दोस्तों बाह्य नासा छिद्र जो होता है वो दोस्तों दो होते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था पिछली वीडियो में। जैसे कि ये हो गए दोस्तों बाह्य नासा छिद्र। इसके बाद में दोस्तों होता क्या है, बाह्य नासा छिद्र खुलते हैं नासा कक्ष में, जो कि नाक के अंदर पाया जाता है। इस नासा कक्ष में दोस्तों, इस नासा कक्ष में जो नासा कक्ष होता है हमारा, इस नासा कक्ष में दो चीजें पाई जाती है। एक पाया जाता है रोम और एक पाई जाती है दोस्तों श्लेष्मा ग्रंथि। जो रोम होती है दोस्तों, इस रोम क्या करती है, जो धूल के कण होते हैं दोस्तों, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें धूल के कण आते हैं, तो उस धूल के कण को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। और दोस्तों जब श्लेष्मा ग्रंथि पर सूजन आ जाता है दोस्तों, तो हमारे नाक में जुकाम हो जाती है। अब जब हमारे जुकाम होती है ना दोस्तों, वो यही कारण होता है, श्लेष्मा ग्रंथि में सूजन आ जाता है, इसी कारण हमें जुकाम होती है। तो दोस्तों बाह्य नासा छिद्र के बाद में जब नासा कक्ष में खुलता है, नासा कक्ष जो खुलता है दोस्तों वो गर्सनी में खुलता है। गर्सनी क्या होता है दोस्तों? जो गर्सनी होता है ना, गर्सनी दोस्तों, जो हमारा गर्सनी होता है, ये गर्सनी क्या होता है दोस्तों? भोजन और वायु का चौराहा होता है। भोजन और श्वसन मार्ग का चौराहा होता है। गर्सनी क्या होता है? भोजन व श्वसन मार्ग का चौराहा होता है। गर्सनी के बाद में अगर दोस्तों हम भोजन खा रहे होते हैं तो भोजन नली तो गर्सिका में खुल जाता है। गर्सनी कहाँ खुलती है? गर्सिका में खुल जाती है जब हम भोजन खाते हैं। लेकिन जब हम श्वास लेते हैं तो दोस्तों जो गर्सनी होती है वो श्वास नली में खुलती है। श्वास नली का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है दोस्तों? कंठ है, गला है। उसके बाद दोस्तों जो श्वास नली होती है वो दो पार्टों में विभक्त हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस तरीके से जो श्वास नली होती है वो दो पार्टों में विभक्त हो जाती है। इस दो पार्टों को कहा जाता है दोस्तों, जो दो पार्ट होते हैं उसे कहा जाता है श्वसनी। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वसनी कहा जाता है। फिर ये वापस दोबारा दो पार्टों में विभक्त होती है, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो दोस्तों इसे कहा जाता है श्वसनिका। इसे क्या जाता है? श्वसनिका। और फिर दोस्तों ये वायु को जो फिर दोस्तों ये बहुत सारे पार्टों में विभक्त रूप में बहुत सारे पार्टों में विभक्त हो जाती है। जैसे कि इस तरीके की संरचना में मैंने बताया था आपको, ये वाली जो संरचना होती है दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे पार्टों में विभक्त हो जाती है। इन्हें कहा जाता है दोस्तों वायु कुपिका थैली के समान इसकी आकृति होती है। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? वायु कुपिका कहा जाता है। तो दोस्तों जो वायु कुपिका होती है, इस शरीर की जो शरीर होता है, हमारे शरीर का जो श्वसन तंत्र होता है, उस श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होता है दोस्तों? श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है वायु कुपिका। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों जो हमारा जो लंग्स फेफड़े बने होते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारे फेफड़े का निर्माण होता है। जो सारी प्रक्रिया है दोस्तों, तो जहाँ पर दोस्तों ये चीज़ जो बनी है हमारी, ये वाली जो चीज़ बनी है दोस्तों, यही लंग्स होते हैं, यही फेफड़े होते हैं जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो कि दोस्तों गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यही हमारे लंग्स होते हैं, यही हमारे फेफड़े होते हैं, इसे हम फुसफुस कहते हैं। बात आगे समझ। अब दोस्तों लंग्स का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो लंग्स का जो निर्माण होता है दोस्तों, जो फेफड़ों का निर्माण होता है, वो श्वसनी, श्वसिका और वायु कुपिका कोश, यानी वायु कुपिकाओं से मिलकर के होता है दोस्तों। तो जो लंग्स हमारे फेफड़े होते हैं, इनका निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर होता है? इन चीज़ों का निर्माण, जो लंग्स फेफड़ों का निर्माण होता है दोस्तों, श्वसनी से। श्वसनी के बाद में आ जाता है श्वसनी का, एक हो गई श्वसनी, एक हो गई श्वसनी का। और दोस्तों इसके बाद में आता है दोस्तों वायु कुपिका। इन तीनों चीज़ों से मिलकर ही दोस्तों हमारे फेफड़ों का निर्माण होता है। आगे दोस्तों बात आपको समझ में। अब दोस्तों बात आती है, हमारा जो फेफड़ा होता है वो दो होते हैं। एक होता है दोस्तों दायां, ये वाला तो दायां है दोस्तों, और जो ये वाला है दोस्तों ये है बायां। दोस्तों जो दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, इसमें 3 पालियाँ होती है। जो हमारा दायां फेफड़ा होता है दोस्तों वो बड़ा होता है, इसमें 3 पाली होती है। जो बायां फेफड़ा होता है वो छोटा होता है, इसमें 2 पालियाँ होती है।
जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पे डायग्राम इस तरह, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दायां फेफड़ा है वो बड़ा है और जो बायां फेफड़ा है उसको कम छोटा है, क्योंकि जो दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है दोस्तों, इसमें 3 पाली होती है। जो बायां फेफड़ा होता है दोस्तों उसमें 2 पाली होती है, इस कारण वो छोटा होता है। बात आ गई दोस्तों आपको समझ में। अब फेफड़ों से संबंधित दोस्तों लंग्स से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों, कि जो मनुष्य का जो प्रमुख श्वसन अंग है वो लंग्स से फेफड़े हैं, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। बात आती है इन फेफड़ों का वजन कितना होता है। तो दोस्तों इन फेफड़ों का वजन होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। कितना होता है दोस्तों इन फेफड़ों का वजन कितना होता है, इस लंग्स का वजन कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, इनके ऊपर 2 परतों का आवरण होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये 2 परतों का आवरण है दोस्तों, ये 2 परतों का आवरण है दोस्तों। इन 2 परतों को क्या कहा जाता है, इन 2 परतों को कहा जाता है दोस्तों पलोरा। और दोस्तों इन 2 परतों के अंदर, इन पलोरा के अंदर दोस्तों एक द्रव भरा रहता है, उसे कहा जाता है पलोरा द्रव। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पलोरल द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पलोरल द्रव। दोस्तों ये जो पलोरल जो द्रव है, इनके जो घर्षण को कम करता है। जो दोनों परत होती है जो लंग्स के ऊपर पाई जाती है, इन दोनों परतों के घर्षण को क्या करता है, कम करता है। अब बात आ गई आपको समझ में। फेफड़े के ऊपर 2 परत पाई जाती है, उन परतों को पलोरा कहा जाता है। और दोस्तों दोनों परतों के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उसे पलोरल द्रव कहा जाता है। और दोस्तों जो पलोरल जो द्रव होता है, इसका कार्य होता है दोनों परतों के बीच में घर्षण को कम करना। बात आ गई समझ में दोस्तों। अब इससे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो हमारे फेफड़े होते हैं, इस फेफड़ों का जो ज्वारीय मान होता है वो क्या होता है। ज्वारीय मान का मतलब होता है दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश में कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम दोस्तों, ज्वारीय मान का मतलब यह है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वो एक बार में कितनी श्वास लेते हैं, कितनी सांस। तो लगभग दोस्तों 500 ml लेते हैं। कितना लेते हैं, 500 ml एक साथ में सांस लेते हैं। और छोड़ते भी कितने हैं, 500 ml ही छोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि हमारे फेफड़ों का जो ज्वारीय मान होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो हमारे फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों की जैविक क्षमता कितनी होती है। कहने का मतलब यह फेफड़ों में अधिकतम कितनी हवा, कितनी गैस, कितना गैस भर सकता है। हमारे फेफड़े कितनी जैविक क्षमता रखता है, हमारे फेफड़े कितनी जैविक क्षमता रखता है। तो दोस्तों जो हमारे फेफड़े होते हैं वो लगभग 5800 ml, लगभग दोस्तों 6 लीटर की क्षमता रखते हैं। कितनी क्षमता रहते हैं, क्षमता रखते हैं दोस्तों, 6 लीटर की क्षमता रखते हैं। तो हमारे फेफड़ों की जो जैविक क्षमता है दोस्तों वो कितनी हो गई, 5800 ml, या हम कह सकते हैं लगभग 6 लीटर। बात आ गई समझ में दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है। जो वयस्क होता है दोस्तों, जो स्वस्थ जो मनुष्य होता है, जो वयस्क होता है वो 12 से 18 बार सांस लेता है। और जो बच्चा होता है दोस्तों वो 30 से 40 बार सांस लेता है। जो एडल्ट होता है दोस्तों वो कितना लेता है, 12 से 18 बार। और जो बच्चा होता है दोस्तों, बच्चा लेता है 30 से 40 बार। बात आ गई समझ में। एक चीज़ और है दोस्तों छोटी सी, सोते समय होता क्या है दोस्तों, जो श्वसन की जो दर होती है ना, हम सोते हैं, सोते समय जो श्वसन की दर होती है दोस्तों वो घट जाती है। श्वसन की दर होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन जब दोस्तों हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जब हमें दोस्तों ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो कमी महसूस होते समय क्या होता है दोस्तों, जो श्वसन की दर होती है वो क्या हो जाती है, श्वसन की दर होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों आज हमने मानव का जो श्वसन तंत्र है दोस्तों उसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम श्वास लेते हैं और किस तरीके से हम श्वास छोड़ते हैं। कहने का मतलब जो फेफड़ों का जो कार्य है दोस्तों आज हमने उसके बारे में पढ़ा। दोस्तों जो हम कल पढ़ेंगे वो श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। और श्वसन की क्रियाविधि भी 2 तरीके से होती है, एक बाह्य श्वसन होता है, एक अंतः श्वसन होता है। बाह्य श्वसन किस तरीके से होता है दोस्तों, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। और अंतः श्वसन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर कर लेना दोस्तों। आपका ही छोटा भाई हो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।